कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। साफ लग रहा है कि सानह साहिवाल के मज़लूमीन की इम्तहान और उनकी मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज सानह साहिवाल में मरने वालों के लवाहिकीन ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वफाकी हुकूमत से सिक्योरिटी मांगते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब पुलिस अपने भाइयों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, यानी कि अपने पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रही है। यही नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत ने अभी कल एक बहुत ही संगीन बेहिसी का मुजाहरा किया है इन्हीं मज़लूमीन के साथ। यकीनन अनबिलीवेबल सिचुएशन है जो नज़र आ रही है। इन बेचारों के साथ जो कल हुआ है वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है। वो ये है कि कलील के भाई ज़ीशान की वालदा और दीगर लवाहिकीन को जुमे की सुबह सवेरे सदर ममलिकत आरिफ अलवी और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंदरानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद ले जाया गया और इन्हें सुबह से ही साहिवाल से इस्लामाबाद की तरफ ये सरकारी काफ़िला ले चला और फिर पूरे दिन सड़कों पर घुमाने के बाद लवाहिकीन को पता चला कि सदर ममलिकत कराची में और चेयरमैन सेनेट तो दरअसल कोयटा में है, जबकि उन्होंने तो लवाहिकीन को बुलाया ही नहीं है। और ये एक तमाशा हुआ इन लवाहिकीन के साथ। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पुलिस हुक्काम के मुताबिक कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ज़ीशान और कलील के ख़ानदान वालों को तलब किया था, मगर कायमा कमेटी के जो दाखिला है इसके सरबराह रहमान मलिक ने भी सानह साहिवाल के लवाहिकीन को मुलाकात के लिए बुलाने से इनकार कर दिया। कोई इनको होस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि किसने पंजाब पुलिस से कहा कि वो इन तमाम लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। पंजाब पुलिस खुद नहीं बता पा रही और इस तरह से पूरा दिन एक मुश्किल का और इम्तहान का इन मज़लूमीन के साथ गुजरा। आज इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई है इसके, और वो ये है कि मकतूल खलील के भाई जलील ने अपने वकील शहबाज बुखारी को गैर ज़रूरी बयानबाजी पर वकालत से अलग कर दिया है। शहबाज बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे CTD की जानिब से टेलीफोन करके धमकियाँ दी गई हैं, मेरी जान को ख़तरा है, और उन्होंने वो ये ना कॉल भी सहाफ़ियों को सुनाई थी, जिसके बाद आज जलील ने कहा है कि वो जनाब शहबाज बुखारी को फारिग कर रहे हैं। ये पूरी सूरत हाल और इस इम्तहानी कैफियत के बारे में मज़ीद हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जमील, जो कि भाई हैं मकतूल कलील के, जिनके CTD एक्शन में जो अपनी फैमिली के साथ इस दुनिया से चले गए थे, हमसे रुखसत हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब। ये बताइएगा, पहले तो ये बताएं कि क्या वजह बनी ये जो आपने आज शहबाज बुखारी को अपने वकील को फारिग कर दिया। वो तो कह रहे थे कि उन पर पहले ही बड़ा दबाव है, तो आपने क्यों उनको फारिग किया है? यही हुआ है, ये फ़ोन कर रहे थे वकील साहब, मीडिया को बता रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इनको धमकियाँ मिल रही हैं पुलिस की तरफ से या एजेंसी वालों की तरफ से। हमें कोई धमकी शमकी नहीं मिली, कोई ऐसी बात नहीं हुई। आपके वकील जो थे वो झूठ बोल रहे थे, मतलब आप ये? कोई कॉल नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो वाक़या हुआ था कि आपको जो इस्लामाबाद ले जाया गया और कहा गया कि प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलना चाहते हैं और चेयरमैन सेनेट मिलना चाहते हैं, ये क्या वाक़या था? ये मुतल्लिका जो है ना SHO साहब हमारे, वो हमें इधर से यही कह के गए थे कि हम सदर साहब से आपकी मुलाकात करानी है। फिर क्या हुआ? तो सुबह 6 बजे हम सुबह आपको ले जाएंगे 6 बजे, और 12 बजे हमने उधर मुलाकात करनी है सदर साहब से। सुबह 6 बजे ये लोग आ गए पुलिस वाले, हमें लेके चले गए। 3:30 बजे उधर ले गए हमें इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में। तो उधर हमने बाहर ही जाके हमने पेट्रोल पंप पे बैठ गए। तो मीडिया वालों ने बताया कि सदर साहब तो चले गए हैं कराची, आपने किससे मुलाकात करनी है। हमने इससे पूछा भी किस वजह से लेके आए, मुलाकात भी नहीं हुई, क्या वजह थी? उन्होंने आज तक मुझे ये भी नहीं बताया। फिर आपको वहाँ से वापस साहिवाल ले आए? हाँ, रात को 1:30 बजे हमें घर छोड़ के गए। ओहो, सुबह 6 बजे आपको घर से लिया SHO ने
और हाँ जी 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचाया और रात को 1:30 बजे आपको दोबारा आपके घर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद लेके गए और वापस ले आए, हाँ जी। ना किसी से मिले ना मिलाए, और आप हाँ जी। ये सारा दिन और सुबह से लेके रात तक किसी से नहीं मिले। हाँ जी हाँ जी। और आपको बताया भी किसी नहीं से कि ये सारा मुलाकात क्या नहीं हुई, तमाशा ना कोई- रचाया गया था, ये क्यों हुआ था? नहीं, कोई नहीं बताया इन्होंने। ये भी आई है मैं खबरें बार बार यही पूछ रहा था, कोई जी 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 बताइए। ये कौन सी खबर है ये? जी आप बताइए कि आप क्या बार बार पूछ रहे थे? यही बता रहा था कि SHO साहब ने कोई बात नहीं बताई मुझे, किस लिए आए थे, कौन सी वजह थी, बस ले गए, वापस ले आए। और ये भी आया कि आपको कहा था कि सदर साहब से भी मिलाएंगे और चेयरमैन सेनेट से भी मिलाएंगे, ये भी बताया था? चेयरमैन सेनेट से भी मिलाएंगे। हाँ जी हाँ जी, दोनों का नाम लिया था इन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और फिर वापस लाते हुए फिर आपको ये नहीं बताया कि क्यों नहीं मिलाया? मैं पूछ रहा था, उन्होंने नहीं बताया। और ये सुबह से लेकर रात तक आपने जो ये 6 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक आपके खाने पीने का ये सब कैसे गुजारा हुआ आपका? खाना पीना थे वो खिलाते रहे मुझे पुलिस वाले। आपके साथ और कौन किस किस को लेके गए थे? मेरे साथ जिशान का भाई था, एक शाम, और उसकी वालदा थी। आप ये भी बता 3 रहे थे आदमी कि इस्लामाबाद पहुंच के आप पेट्रोल पंप पे बैठे रहे, और इसके अलावा भी क्या ऐवान सदर भी ले जाया गया था आपको कि वहाँ इंतज़ार करें? सदर आरिफ अलवी आ रहे हैं बस गेट के सामने, बस सदर। अच्छा, ऐवान सदर के गेट के बाहर आप बैठे रहे? हाँ जी। तो अंदर पेट्रोल पंप के नहीं साथ। थे सदर आरिफ अलवी? नहीं थे अंदर? नहीं, मीडिया वालों ने हमें बताया ये वो तो कराची पहुंच गए हैं, सेनेटर साहब जो हैं वो भी चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमील। इम्तहान ख़त्म नहीं हो रहा, इस ख़ानदान का मज़लूमियत की दास्तान है। पूरे ख़ानदान के लोगों को मार दिया गया था CTD के एक्शन में, और फिर ये जुमे की सुबह 6 बजे इनको लिया गया साहिवाल से कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इनको इस्लामाबाद पहुंचाया गया, ऐवान सदर के दरवाजे पे ये बैठे रहे। हमें तो ये बताया गया था कि ऐवान सदर के दरवाजे खोल दिए गए हैं आम लोगों के लिए, मगर इन मजलूमीन के लिए भी वो दरवाजे नहीं खुले। और फिर इनको बताया गया था कि शायद चेयरमैन सेनेट इनसे मिलेंगे, वो भी नहीं मिले, और ये वापस आ गए साहिवाल से जाके। सुबह 6 बजे, रात को 1:30 बजे इनके घर पर छोड़ दिया गया। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं लाहौर के सेफ सिटी का, जिसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि लाहौरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दिया जाए, लेकिन लगता यह है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है। जो सेफ सिटी का फुटेज है, जो उनके पास जो डेटा है, उसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें से कुछ तस्वीरें निकाल के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई हैं। संगीन बात है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। दुनिया भर में जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग यानी सेफ सिटी मंसूबा दहशतगर्दी और जराइम की बरवक्त रोकथाम के लिए होता है, और दुनिया भर में ये सिस्टम जो है बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ होता है। लाहौर में इसी किस्म का एक बहुत ही एलेबरेट, बहुत ही वसी सिस्टम मौजूद है। लाहौर का सेफ सिटी मंसूबा लाहौरियों के लिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास बढ़ाएगा, लेकिन बहुत ही संगीन शिकायत सामने आई है इस मंसूबे के हवाले से, जिससे लग ये रहा है कि इस मंसूबे के ज़रिए कुछ लोग इसे शहरियों को ब्लैक मेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ यह है कि इख्तिताम हफ्ता लाहौर सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज से बड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पे अचानक वायरल होने लगी, जहां शहरियों को पता चला कि ये कोई गड़बड़ हो गई है। उन्होंने अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया। इन तस्वीरों के ज़रिए ये बज़ाहिर और बिल्कुल खुल के बात सामने आई कि ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत हो रही है और लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। हुआ यह है कि ये तस्वीरें लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों के अतराफ खड़ी गाड़ियों में बैठे हुए कपल्स की हैं। बाज़ तस्वीर काबिल एतराज़ ज़ावियों से ली गई हैं। देखा जा सकता है कि इन तस्वीरों में मौजूद मर्द और ख़वातीन काफ़ी हद तक काबिल शनाख्त हैं, जबकि गाड़ियों के मॉडल और नंबर प्लेट्स तो बिल्कुल वाज़ेह और नुमाया मौजूद हैं। तशवीश की बात यह है कि लाहौर इस्लामाबाद सेफ सिटी के कैमरे ज़रूरत के कई अहम मौक़े पर मतलूबा नताइज नहीं दे सके। ताज़ा तरीन मिसाल इस्लामाबाद में SP ताहिर दावड़ के अगवा और कत्ल का मामला भी है।
जुलाई 2017 में 12 अरब रुपए से लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ था। पूरे शहर में आला मेयार के 8000 कैमरे लगाए गए थे और कैमरों की रिकॉर्डिंग को चेहरे पहचानने के जदीद तरीन सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किया गया था। अहम बात यह भी है कि इतलात के मुताबिक सेफ सिटी कंट्रोल रूम से किसी वीडियो या तस्वीर को लीक करना नामुमकिन है, क्योंकि इन कैमरास की वीडियो को मोबाइल कैमरे की मदद से कॉपी नहीं किया जा सकता। अपने लिहाज से प्रोटेक्शन की गई है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी लीकेज है, बहुत ही संगीन शिकायत है जो सामने आई है। इसका जवाब देंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में अकबर नासिर खान साहब, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं लाहौर सेफ सिटी मंसूबे के। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर नासिर खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या वर्जन है आपका? ये बहुत ही सीरियस कंप्लेंट सामने आई है कि आपके इस मंसूबे की ये जो फुटेज है उसकी जो स्टिल ग्रैब्स है ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं और लग ये रहा है कि वो जो कपल्स जिनको टारगेट किया गया है ये उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आप पहले भी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को आगाह करते रहते हैं और जैसे कि इस हवाले से जब बात हो रही है उसमें इब्तदाई तौर पे जो हमने तहकीकात की उसके मुताबिक ये अभी वाज़ेह नहीं था ये कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और लाहौर के कैमरा से ही है। उसके वजूहत दो थी, एक तो जो 7 तस्वीरें वायरल हुई थी उनमें से कुछ इस्लामाबाद की गाड़ियाँ थी, कुछ लाहौर की थी और हमने इब्तदाई तौर पे जो तहकीकात की उसके मुताबिक हमारे पास चूँकि डेटा 30 दिन का होता है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिस पे हमें इसे हतमी तौर पे कह सकें। अभी भी हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं और यकीनन जैसे भी किसी भी सिस्टम में आप जितने भी जैसे हमारे पास हमारी अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी है जिसके तहत हम लोगों की जो भी प्राइवेट लाइफ में क़तअन दखल अंदाज़ी को ना वो जायज़ समझते हैं ना ऐसी कोई हदायत होती हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई लूप होल बिल्कुल रह सकता है जैसा कि किसी भी निज़ाम में होता है। तो अभी भी हम अपनी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आपका सिस्टम है जो कि पूरे लाहौर पर नज़र रखता है यकीनन बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम है, मगर अच्छा ये बताइएगा कि इसकी एक्सेस सिर्फ आपको है या कहीं और भी इसकी एक्सेस आपने दी भी है, या कि आपका कंट्रोल सिस्टम के अलावा कोई और इदारा कहीं और इसकी एक्सेस है क्या? जी नहीं, ये मुकम्मल तौर पे जो डेटा सिक्योरिटी के ही नुक्ता नज़र से इसकी एक्सेस कहीं और नहीं है और ये सिर्फ जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ही इसको देखती है और पंजाब पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को दूसरी तहकीकात में मदद देने के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ही ये इस्तेमाल होता है। और अब मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि आपके SOPs हैं जिसमें कि अगर किसी फुटेज की रिव्यू करना है तो उसकी कोई लॉग बनती होगी, उसका कोई प्रॉपर SOP होगा और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा जिसमें कि इस फुटेज को देखा जाता होगा जब इसकी ज़रूरत पड़े, और अगर इसमें से कुछ ग्रैब्स लेने हैं तो उसका भी कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा, या ये कि इसमें लूप होल है? जी बिल्कुल, ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं, SOP हैं और SOP से बढ़ के जैसे मैंने कहा रेगुलेशन है। उसके अलावा एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, जो कि यहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में है कि उन्होंने भी किसी डाटे को विदाउट ऑथराइजेशन एक्सेस ना वो कर सकते हैं ना यूज़ कर सकते हैं। तीसरी एक प्राइवेसी पॉलिसी है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हम लोगों की प्राइवेट लाइफ में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगरचे हमारे जो कानून है वो प्राइवेसी को घरों की हद तक महदूद रखता है, लेकिन हमने ख़ास तौर पे ये कहा कि जो पब्लिक प्लेसेस पे भी जो प्राइवेसी है लोगों की वो भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए और उसमें हर किसी को कैमरे लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसी तरह की ब्रीचेस हो सकती हैं और इसी के सद्देबाब के लिए हमने इसकी एक्सेस किसी को नहीं दी हुई। अभी आप 100% यकीन से नहीं कह सकते कि ये जो पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई सामने जिससे कि पूरी डिबेट ने जन्म लिया है ये आपकी हैं या नहीं है? जी मैं 100% तौर पे नहीं कह सकूंगा, लेकिन ये डिबेट बहुत ज़रूरी है और हमने सेफ सिटी के प्लेटफॉर्म से ही हुकूमत को भी रिक्वेस्ट की है कि प्राइवेसी इन पब्लिक को देखते हुए जो पब्लिक प्लेसेस पे जो प्राइवेसी है उसको भी कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि चूँकि ये कैमराज़ ये असरे हाज़िर में यही मॉडर्न तरीका है जिससे हम शहरों को महफूज बनाएंगे, तो हमें उसके साथ साथ अपने लीगल फ्रेमवर्क को भी रोबस्ट करना पड़ेगा ताकि हर कोई दूसरा अदारा और हर कोई गैर ज़रूरी तौर पे पब्लिक प्लेसेस को मॉनिटर करना ना शुरू कर दे और उससे यही इसी तरह की कबाहतें होंगी कि मेरा डेटा जो है कल वो भी महफूज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर अकबर खान हमारे साथ मौजूद थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे
सिंध में सरकारी हॉस्पिटल्स में आज बहुत ही गैरमामूली सूरत हाल है। डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, तमाम OPDs बंद हो गई है, 3 दिन की हड़ताल है। इसी दौरान ये बात सामने आई है कि सिंध का एक और सेहत के हवाले से मंसूबा कि पूरे सिंध में ट्रॉमा सेंटर्स का जाल बिछाया जाए। बुरी तरह से वो नाअहली का, बेहिसी का शिकार है। अरबों रुपए इसमें खपाए भी जा चुके हैं। बहुत ही इब्तला की तस्वीर है, ये आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आज कराची समेत सिंध भर के तमाम सरकारी डॉक्टर्स ने एहतजाजन बड़े हॉस्पिटल्स की OPDs का बॉयकॉट कर दिया है और ये 3 रोज़ा एहतजाज है जिसका आगाज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि हज़ारों मरीज़ों को रोज़ाना शदीद परेशानी का सामना रहेगा। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी के मुताबिक सिंध भर में उनका एहतजाज महकमा सेहत की नाक़िस पॉलिसीज़ और तनख्वाह में इजाफे के लिए किया जा रहा है। एक जानिब सिंध के सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती गफलत के बाइस हम आपको एक अंधोनाक कहानी सुनाते हैं हुकूमती गफलत की और सेहत के शोबे में। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको 12 इस किस्म की कहानियाँ, इस किस्म के स्कैंडल्स आपके सामने रखते हैं। आज एक और, जिसके मुताबिक सिंध भर में 40 से ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर्स बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ चुका है, बल्कि इस मंसूबे पे अब तक करोड़ों रुपए तो ज़ाया हो चुके हैं, अरबों रुपए झोंक दिए गए हैं। 3.25 अरब रुपए लागत के इस मंसूबे का आगाज़ जुलाई 2012 में हुआ। इसका मकसद था कि सिंध की 41 तहसील में अस्पतालों की अपग्रेडेशन हो और वहाँ ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जाएँ। हुकूमत ने ट्रॉमा सेंटर्स की जद तकमील का बुनियाद बनाकर RCC की इमारतों के बजाय कोशिश की कि जल्दी से इसको बनाया जाए और उसके लिए दुगनी लागत वाले प्री फैब हॉस्पिटल्स तामील करने का फैसला किया गया। ये क्यों हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक थी, इसका हमें नहीं पता है। यह मंसूबा 6 माह के अंदर यानी दिसंबर 2012 तक मुकम्मल होना था, लेकिन अब जबकि हम ये प्रोग्राम आपके सामने कर रहे हैं जनवरी 2019 में, ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। 6 महीने में मुकम्मल होना था। अब इसकी मुमकिना तकमील जून 2021 हमें बताई गई है कि जून 2021 तक ये बनेगा, यानी जो मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था उसकी तकमील में 9 बरस लग जाएंगे। वो भी उस सूरत में कि जब 2021 में भी बना या अल्लाह ना करे ना बना। अलमिया यह है कि 3.25 अरब रुपए के इस मंसूबे पर 90% रुपए और इसके जो 90% फंड्स हैं वो खर्च हो चुके हैं, ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और ये 2021 में जब बनेगा सो बनेगा। और इसकी वजह यह है कि इसकी ख़रीदारी वगैरह जल्द अज जल्द कर ली गई थी क्योंकि ख्याल ये था कि 6 महीने में बनाना है, लेकिन अभी तक ये तमाम ट्रॉमा सेंटर्स में एक भी ट्रॉमा सेंटर फाल नहीं हो सका है। इन ट्रॉमा सेंटर्स की क्या हाल है ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, ये जो बेहिसी है और ये जिस किस्म का सिंध में माहौल है, हुकूमत सिंध की जो कारकर्दगी है। हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे ख़ुसूसी इख्तियार खोकर की रिपोर्ट। अंदरून सिंध उन्होंने मुतादिद हॉस्पिटल्स का दौरा किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तैयार की है। सक्कर से कोई 55 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़े ज़िला शिकारपुर का शहर गढ़ी यासीन 60,000 आबादी के लिए यह है सरकारी सेहत मरकज़। इस रूरल हेल्थ सेंटर को चलाने वाले निजी ठेकेदार ने यहाँ बच्चों की तफरीह का बंदोबस्त किया, लेकिन इलाज मुआलजे की सूरत हाल बेहतर होने के बजाय बिगड़ती गई। अभी 1, 2, 4 कमरे हैं। वार्ड का हाल तो बहुत ख़राब है। डॉक्टर साहब आप हैं आयशे से ना, ये किसकी आपकी जिम्मेदारी है ना? ये तो आप मुझे भूल गए हैं इसको बनाना? नहीं इसको अभी तो बना रहे हैं, सारा कुछ ये बनाया है। कब से मिला है आपको ये हॉस्पिटल कब मिली है? ये हमें तो मिली है 2017 से। 16 से है सर। 16 से 2 साल हो गए। 2 साल में आपने बिल्डिंग की रिनोवेशन नहीं कराई? नहीं, बिल्डिंग की रिनोवेशन इसीलिए नहीं हुई कि कई बाहर से तो हमने कुछ थोड़ा बहुत वो किया है, मगर इसकी कैपेसिटी जो कैपिटल के पैसे हैं वो हमें ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं इसके IHS को। ये देखिए ना सारी बिल्डिंग। हुकूमत सिंध ने अस्पताल की पुरानी इमारत को इसके हाल पर छोड़ दिया और 5 साल पहले इसके सामने एक नया ट्रॉमा सेंटर तामीर कराया। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन ट्रॉमा सेंटर ना बन सका ना ही चल सका। ट्रॉमा सेंटर का तामीराती काम मुकम्मल होने से पहले ही करोड़ों का सामान खरीद लिया गया। ऑर्थोपेडिक का सामान है, नेलिंग वगैरह जो होती है बहुत महंगा सामान है सर। अब वो उसके जो ट्रामा सेंटर है ना, उसके कह रहे हैं 26 स्टाफ है, कोई भी एक भी बंदा स्टाफ को नहीं है। ये जो मैं उनको उधर दे दूं किसको दूं?
अगर स्टाफ आ जाए तो ट्रामा सेंटर भी वो टेक ओवर करेंगे IHS, तो मैं स्टाफ को दूंगा ना, ये ऐसे तो नहीं रखूंगा। गढ़ी यासीन शिकारपुर का ये ट्रॉमा सेंटर सेहत के मैदान में हुकूमती दावों की नफी करने वाला वाहिद अस्पताल नहीं। कुछ यही हाल हमें शिकारपुर से कोई 700 किलोमीटर जनूब में वाक़ई जिला सांगढ़ में भी नजर आया। यहाँ के तहसील हेडक्वार्टर खिपरो में तामीर होने वाला ट्रॉमा सेंटर भी ना बन सका, ना ही इसका खरीदा गया सामान लोगों के काम आया। ये कितने अर्से से काम चल रहा है? ये 2013 से 2013 5 साल से ये 5 साल 6 साल हो गए। ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सामान 5 साल पहले आ गया था। वो 2013 से 15 तक आया, हमारे पास किस्तों में आया है। ये सर ट्रामा सेंटर का है, ट्रामा सेंटर के लिए आया था। अब वो बिल्डिंग बनेगी तो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। मतलब बिल्डिंग अभी बनी नहीं, सामान पहले आ गया था। ये कब कितना ये सर 2013 में आया था, स्टार्ट हुआ था, 2015 तक फाइनल हुआ है। ये नेब वाले भी आए थे, देख के गए। ये नए बेड इधर कमरे में बंद है। हाँ। और पुराने और फटीचर बेडों पर जिन पे चादर भी नहीं है, उस पे जो है ना मरीज सोए हुए हैं। सवाल यह है कि इस अहम मंसूबे के साथ ऐसा क्यों हुआ? नाकाबिल यकीन है पूरी सूरत हाल, आप देख रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं। इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है। इख्तियार खोकर साहब, ये बताइएगा कि एक भी ट्रॉमा सेंटर इस काबिल नहीं है कि जो कि काम कर सके, और जल्द अज जल्द बनाने के लिए प्री फैब इमारतें बनाने की कोशिश की गई। गोया कि 3.25 अरब रुपए जो इसके लिए रखे गए थे, इनमें से एक बड़ी अक्सरियत या इसके बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो तो ज़ाया हो चुका है। जी खान साहब, बिल्कुल ये जो मंसूबा था इसकी बुनियाद ही लगता ऐसा है, और अमली तौर पे ये साबित हो गया है कि करप्शन और बैड गवर्नेंस पे थी। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर RCC बिल्डिंग जिसकी लागत, ये जो बने हैं ट्रामा सेंटर्स, ये RCC बिल्डिंग अगर बनती थी उससे 4 गुना ज़्यादा लागत इनकी लगाई गई है, इनका तखमीना लगा क्या है। और दूसरी बात ये है कि 90% जो फंड है ना, ये उसी वक्त यानी 2012 में एक ही दम से, यानी कि ऐसे किस्तों में भी नहीं, एक ही वक्त पे 90% फंड कंपनी को दिए गए थे और उनको कहा गया कि टंकी बेस पे ये काम करेंगे। और उसके अलावा एक अहम बात जो बड़ी बरमज़ाका खेद है, हमेशा जब भी कोई मंसूबा बनता है तो उसका एक मॉडल का डिज़ाइन बनता है, फिर उसी मॉडल पे बाकी इमारत और दीगर मंसूबा आगे बढ़ती है। लेकिन ये 40 ट्रॉमा सेंटर हैं और उनके 40 ट्रॉमा सेंटर का मॉडल एक है, लेकिन 40 की अलग अलग जो है ना अदायगी कर दी गई डिज़ाइन की। तो इस तरह इस मंसूबे की बुनियाद पे ही करप्शन पे है। और सबसे बड़ी बात यह कि मंसूबा बना नहीं, इमारतें बनी नहीं, सामान खरीद लिया गया, सामान खरीद कर डंप कर दिया गया, और करोड़ों रुपए का सामान जो है ना इस वक्त तकरीबन ख़राब हो चुका है। और हुकूमत सिंध जो है ना, अच्छा, इस मंसूबे को अभी तक चलाने के जी एक बार ये बताइए, हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ ये मामले सामने रखते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सूरत हाल देखने की। सिंध की हुकूमत का अपना कोई निज़ाम है जो इस किस्म के मामला देख रहा हो? जैसा कि हमने सामने रखा, कोई ऑडिट होना, कोई एहतसाब होना, कोई सिस्टम, या वही नैब आए वो पकड़े, या कोई वफाकी इदारा आए तो पकड़े, लेकिन अंदरूनी कोई निज़ाम नहीं है जहाँ पर इस किस्म की चीज़ों को सामने लाया जाए। बिल्कुल खान साहब, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे सिस्टम का और हमारे इदारों का, कि ये बिल्कुल खुले आम ये सारी चीज़ें जो हम दिखा रहे हैं ये स्पॉट पे ज़मीन पर मौजूद हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये ढकी छुपी हैं। ये जो सामान जैसे आपने दिखाया रिपोर्ट में, ये मौजूद है, कोई जाके पूछने वाला नहीं है। इस मंसूबे के लिए आपको ये बताऊं कि नेब ने इंक्वायरी शुरू कर रखी है तक 2013 से, यानी कि आज से 4-5 साल पहले नेब ने इंक्वायरी शुरू कर रखी है। अभी तक जो है ना वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं। उसके अलावा महकमा एंटी करप्शन ने 3 साल पहले, जब ये चीफ सेक्रेटरी हमारे जो है मुमताज़ अली शाह साहब चेयरमैन एंटी करप्शन थे, उन्होंने भी इसकी इंक्वायरी शुरू की, लेकिन आज तक जो है ना वो मामला भी वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ी बेहसी है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद अपने प्रोग्राम के बाकी से साथ वापस आते हैं। आइंदा चंद हफ्ते खबरों के लिहाज से हंगामा खेज साबित हो सकते हैं, क्योंकि जाली बैंक अकाउंट्स केस में ख्याल यह है कि आइंदा चंद दिनों से चंद हफ्तों के दौरान नैब रावलपिंडी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तलबियाँ हो सकती हैं और पेशियाँ हो सकती हैं, बल्कि ज़रूर होंगी।
तलबियाँ भी ज़रूर होंगी और पेशियाँ भी ज़रूर होंगी और जहाँ पर उन्हें सवालों के जवाब देने होंगे। अब आज कोशिशें करके जनाब जरदारी साहब ने और उनकी हमशीरा फरियाल बीबी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ एक नज़रसानी की अपील दायर कर दी है और कहा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में जिसके ज़रिए JIT के हवाले से नैब को हुक्म दिया गया था उसमें सुकुम था और ये कि नैब को जो 2 माह के अंदर तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया था और नैब को जो पाबंद किया गया था कि अपनी 15 रोज़ा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया करेगा, इसको चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पिछले पीर को डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को ये केस तफ्तीश किया है। वो इसके ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे और ये पिछले पीर को हुआ था। अगले पीर को जनाब इरफान मंगी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहली अमल दरामद रिपोर्ट जमा भी करानी है। उसके बाद तकरीबन 7 हफ्ते होंगे उनके पास उस डेडलाइन जो कि 21 मार्च की सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि नैब अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। गोया के जो लोग मुल्ज़मान होंगे जिन पर शक है उनके खिलाफ केस बनता है तो उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल होंगे। 4 रोज़ कबल इरफान नईम मंगी ने जाली अकाउंट्स केस की तफ्तीश के लिए 4 मुख्तलिफ कमिटीज़ तश्कील दे दी हैं और ये टीमें बन गई हैं स्पेशल नैब की, जिसमें JIT के लोग भी शामिल हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को इसमें शामिल किया था। अब ये JIT और नैब की मुश्तरका तफ्तीश जो है ये शुरू होगी। ये तफ्तीशी टीमें जो 4 बनाई गई हैं, जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह समेत तमाम जो मशकूक लोग हैं उनके खिलाफ तहकीकात करेंगी, ठोस शवाहिद जमा करने पर रेफरेंस दायर करेंगी और इन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, इनसे तफ्तीश भी होगी और अगर ज़रूरत पड़ी जैसा कि इससे पहले हुआ है नैब ने अपने केसेस में मिसाल के तौर पे जनाब शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया, जनाब साद रफ़ीक को गिरफ़्तार किया, इनमें से किसी शख्स को गिरफ़्तार करना होगा तो गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शामिल तफ्तीश कर सकता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक और बड़ा कोइंसिडेंस है। दिलचस्प इत्तफाक ये है कि इरफान नईम मंगी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ भी पैनामा केस JIT में नैब के रुकन थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की ताहयात नहली के बाद इनके खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस और जो अलीज़ीज़ और फ्लैगशिप रेफरेंस भी था वो इरफान नईम मंगी की निगरानी में ही दायर हुए थे। अब जरदारी साहब, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के खिलाफ भी जाली बैंक अकाउंट्स की मज़ीद तहकीकात मंगी साहब की निगरानी में होगी। गोया कि जनाब इरफान नईम मंगी को बड़ा एक हिस्टोरिक पोजीशन में है। एक जानिब उन्होंने भरपूर तहकीकात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की भी जो प्रिंसिपल तफ्तीशकार हैं वो इरफान नईम मंगी ही हैं। इरफान नईम मंगी को बहुत रिकग्नाइज करती है नैब और उसके चेयरमैन जनाब जस्टिस जावेद इकबाल ने अब से चंद रोज़ कबल बाकायदा इरफान नईम मंगी को रावलपिंडी नैब को जिसके वो सरबराह हैं नैब का बेहतरीन असासा बताया था। पिंडी नैब की बेहतरीन कारकर्दगी का सेहरा तमाम एहलकारान, अफसरान और जनाब मंगी साहब को जाता है कि आपकी शब व रोज़ मेहनत से, आपकी दयानत से, आपकी जहानत से, आपकी फतानत से ये मुमकिन हुआ कि नैब रावलपिंडी ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पिंडी नैब की कारकर्दगी हमेशा बहुत शानदार रही है और मैं इसका मद्दाह हूँ और मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ JIT अपनी तफ्तीश कर रही थी जिसके एक बहुत ही मुतहर्रिक रुकन इरफान नईम मंगी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस JIT की तफ्तीश, उसके अंदाज, उसके जो रिज़ल्ट सामने आए थे बेपनाह पसंद आई थी और वो वाली JIT जिसमें कि इरफान नईम मंगी का बड़ा मुतहर्रिक किरदार था, पीपल्स पार्टी उसकी फ़ैन थी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उसकी तारीफ़ करती थी। फ़िलहाल खामोश है इस पूरे मामले में, इस मामले की JIT में भी और अब जो नैब तफ्तीश करेगी और इरफान नईम मंगी की इस मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शाकी नज़र आती है। मगर इससे पहले इरफान नईम मंगी और उनकी नैब और उनकी JIT की बेपनाह मद्दाह थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वो नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे। Criminal acts that have been exposed by the joint investigation teams. This JIT has exceeded all expectations. JIT ने अपने ईमानदाराना मुखलसाना तरीके से
इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। JIT में आज ऐसे पाकिस्तान में लोग हैं अभी भी, उन्होंने दयानतदारी से उन्होंने अपने फराइज मनसबी को अदा करते हुए आइन की पासदारी की और उन्होंने रिपोर्ट दी है। हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ JIT के मेंबरान को कि उन्होंने इतनी मेहनत की है और इतनी अच्छी रिपोर्ट, वाज़े रिपोर्ट दी है। पढ़ लें लोग JIT रिपोर्ट। मेरी गुजारिश और हम सब की गुजारिश ये होगी कि आप भी मेहरबानी से इस JIT को पढ़ लें। पूरे अफसानों का इन्होंने वेब एक पूरा जाल बिछा दिया है, जिससे एक के बाद एक तह दर तह अभी तक पढ़ते जा रहे हैं 3 जिल्दें हैं, पढ़े जा रहे हैं और सर से शर्म मेरा कम से कम हम सारी कौम का झुक रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको याद दहानी करानी ज़रूर है कि जो पीपल्स पार्टी JIT की तारीफ़ कर रही है, जिसमें इरफान नईम मंगी साहब शामिल थे और जो उसकी कारकर्दगी की तारीफ़ कर रही है, ये वो JIT नहीं है जिसने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ अपनी रिपोर्ट हालिया दिनों में जारी की है, जिसमें जनाब जरदारी, जनाब मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और दूसरे लोगों को सस्पेक्ट करार दिया है। ये वो वाली JIT की रिपोर्ट नहीं, ये वो वाली है जो कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ JIT ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी और पीपल्स पार्टी उसकी तारीफ़ करते हुए नहीं थक रही थी। लेकिन आइंदा चंद रोज़ पीपल्स पार्टी उसकी लीडरशिप के लिए सख्त हो सकते हैं, इम्तहानी हो सकते हैं, क्योंकि तलबियाँ होंगी, पेशियाँ होंगी, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स केस में बेनामी अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज एक बार फिर अपना एक दफ़ा किया है। 92 चैनल पर अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, फेक अकाउंट्स हर बिजनेसमैन के हैं। कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर ही नहीं सकता अगर आप इस फेक अकाउंट्स की बात करेंगे। हम पे ये इल्ज़ाम है कि आपने उन फेक अकाउंट से अपनी जो मेरी शुगर की पेमेंट है वो उसमें आई। वो जो पुराने चीफ जस्टिस साहब थे, उनकी इतनी मेहरबानी थी कि उसने सारे केसेस इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिए हैं। अगर मुद्दा सिंध का है, अगर इशू सिंध का है, बंदा सिंध का है, तो फिर आप इस्लामाबाद में मुझे क्यों ट्राई कर रहे हैं? आपने नैब में ही करना है तो आप सिंध की नैब में ट्राई करें मुझे। ये तो बहरहाल आसिफ जरदारी साहब का सवाल है। इस प्रोग्राम में हम कई बार आपको बता चुके हैं कि नैब सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी हुकूमत जो पिछले 10 साल से सिंध में जिसकी हुकूमत रही है, उस हवाले से जो उसकी कारकर्दगी रही है वो यकीनन उसमें शुबहात भी हैं, उसमें सवालात भी हैं। और अचंभे की बात नहीं है कि आज जनाब आसिफ अली जरदारी कह रहे थे कि उनके केस सिंध नैब के हवाले क्यों नहीं किए गए। वो क्यों नहीं किए गए, इसके जवाबात हम इस प्रोग्राम में कई बार आपको दे चुके हैं। नैब की एक खुसूसी लगता यह है कि क़ुर्बत है हुकूमत के साथ, सिंध हुकूमत के साथ सिंध नैब की। ये बहुत अहम दिन है, आने वाले दिन और चंद हफ्ते इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद जाएंगे जहाँ पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। बताइएगा कि ये बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन है, भरपूर तैयारी है, नैब और इसके साथ JIT के लोग भी शामिल हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग और इन तमाम केसेस की इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या कर रहे हैं कि ये लोग नैब वाले इस वक्त किस चीज़ में मसरूफ़ है पिछले चंद दिनों से? कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नैब बहुत मुतहर्रिक तरीके से फेक अकाउंट्स केस की जो इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी है उसको आगे बढ़ा रहा है। 7 जनवरी के इस हुक्मनामे के बाद जो डायरेक्शंस थी, 7 मुख्तलिफ डायरेक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में, और उन 7 पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सबसे पहले इसमें ये ऑर्डर था कि जो JIT की मुकम्मल रिपोर्ट है उसके साथ एविडेंसेस हैं और जितना भी मटीरियल है वो शिफ्ट कर दिया जाए नैब को, जो कर दिया गया है। इसके बाद ऑर्डर था कि जो JIT के अरकान हैं वो एसोसिएट हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे नैब के जो टीमें हैं उनके साथ और मिलकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें भी काम शुरू हो चुका है और नैब की जो पुरानी इमारत थी इस्लामाबाद के सेक्टर G5 में, उसको जो है वो सदर दफ्तर डिक्लेयर किया गया है। वहाँ पर तमाम तर जो फेक अकाउंट्स केस की इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर्स हैं, मीटिंग्स हैं, सारे इंतजामात वहाँ पर होते हैं, जिसको हेड करते हैं DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी। वहाँ पर ही तमाम तर कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ ये भी था कि जो JIT अरकान है वो अपना भी प्रॉब, जिन केसेस में वो प्रॉब अभी चल रहा था जिसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें JIT अरकान अपने लेवल के ऊपर भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। इसके अलावा उसमें जो लीगल कवर दे दिया गया था JIT की तमाम प्रोसीडिंग्स को, वो भी उस पर भी अमल दरामद हो चुका है। नैब को यह कहा गया कि वो फर्दर प्रॉब करे, इन्वेस्टिगेशन करे, उस पर काम शुरू हो चुका है। नैब ने 4 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं और इन एक एक टीम में 9 मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं और इसमें नैब ने न सिर्फ अपने जो वो अफसरान जिन्होंने पहले पनामा रेफरेंसेस में या नैब नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे उनकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की या पूरे रेफरेंसेस को ट्रायल करवाया,
उन तमाम ऑफिसर्स को भी एसोसिएट कर दिया गया है इसी नैब की टीम्स के साथ जो अब फेक अकाउंट्स केस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लिहाजा नैब ने अपनी एक डिटेल्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इसके अलावा नैब इस्लामाबाद में क्योंकि तमाम केसेस हैं, नैब अब इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इस केस के सस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हों, चाहे फरियाल तालपुर साहिबा हों, चाहे मुराद अली शाह हों और चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हों, अब इनको तलब किया जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली अब इनको कन्फ्रंट करने का वक्त आ गया है। और फिर इसी प्रोसीजर के दौरान जब वो चाहे, नैब चाहे, अगर वो समझे कि उसको उनको मतलूबा जो है असिस्टेंस नहीं मिल रही या कोऑपरेशन नहीं मिल रहा तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुई, साद रफ़ीक साहब की हुई और दूसरे लोगों की हुई। बिल्कुल कामरान साहब, जो अहम काम अब जिस पर नैब की तमाम तफ्तीशी टीमें काम कर रही हैं वो सवालनामे तैयार किए जा रहे हैं जो इन तमाम फरीकैन से पूछे जाने हैं, जिससे मुतालिक उनसे सवाल किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा उनके सोर्सेज ऑफ इनकम, उनके जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, जो ये पूरी ट्रांजैक्शंस हैं, इसके मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा जाएगा। सवालनामे तैयार हो रहे हैं, इसमें ना सिर्फ नैब के जो ऑफिसर्स थे वो तमाम शामिल हैं बल्कि SCCP स्टेट बैंक के ऑफिसर्स जो हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं इन नैब की टीमों को। इसके अलावा JIT के जो अरकान थे वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। लिहाजा एक डिटेल्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नैब की चल रही है जिसमें तमाम इदारों की मुआवनत है और अब क्वेश्चनर्स तैयार किए जा रहे हैं और ये तमाम फरीकैन ऑल्दो के इन तमाम जिन जिन लोगों के JIT की रिपोर्ट में भी और इससे पहले FIA की रिपोर्ट्स में भी जिन जिन के नाम सामने आए थे उन तमाम फरीकैन को तलब करना है, उन तमाम फरीकैन से जवाब मांगना है और उन तमाम फरीकैन से जवाब मिलने के बाद ही फैसला होगा उनकी किस्मत का कि उनके खिलाफ नैब प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मेरी ये जाती राय है कि शायद जी फरमाइए जी मेरी ये ज़ाती राय है कि शायद ये पूरा प्रोसीजर जो था वो जिस तरह पनामा रेफरेंसेस में ही अगर कोई दुरुस्त सवाल नहीं दिया जाता या कोई नैब के साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता तो उसका जो भी कॉग्निजेंस होगी वो नैब लेगा और वो फिर मुतल्लिका अदालत से रजू किया जाएगा। उस हवाले से अगर गिरफ्तारी भी करनी है तो उसके लिए भी मुतल्लिका अदालत से ही रजू किया जाएगा। लिहाजा गिरफ्तारी के चांसेस कम हैं, बट क्योंकि रेफरेंसेस फाइल करने हैं, नैब की तैयारी है कि अगर उनको ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिसमें जुर्म साबित होता है या जुर्म साबित करने के लिए उनके पास इनफ मवाद हो जाएगा तो वो इसको अदालत में लेकर जाएंगे और शायद गिरफ्तारियों के अलावा अदालत में प्रोसिक्यूट करना ज़्यादा मकसद है नैब का। नैब ये कहता है कि हमारे पास जितने एविडेंसेस आए हैं हम उसको अदालत में अगर साबित कर लें तो हमें गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम उसको अदालत में कन्विक्शन की हद तक भी लेकर जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नैब अब बहुत एक्सपीरियंसड है इन मामलों में, क्योंकि जो पनामा का मामला हुआ और फिर वो जो रेफरेंसेस गए और फिर जिस तरह का प्रोसिक्यूशन में जिस मरहलों से गुजरे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे स्ट्राइक डाउन हुआ, ये तमाम चीज़ें नैब अब ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन मामलों में कि और पनामा का एक्सपीरियंस अब उनके सामने होगा जिसको वो अप्लाई करेंगे। अब बिल्कुल कामरान साहब, वो तमाम ऑफिसर्स जो बहुत अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं इस तरह के केसेस को डील करने के लिए, अब वो इन टीम्स का हिस्सा हैं, वो डील कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स को भी इन टीम्स में शामिल किया गया है। हमने देखा कि सबसे पहले जो नैब ने केस जो अदालत में जो प्रोसिक्यूट हुआ, फैसला हुआ वेवन फील्ड था, उसमें जो गलतियाँ हुई वो अल अजीज़िया में दूर की गई। अल अजीज़िया में जो गलतियाँ हुई वो हाई कोर्ट में दूर की गई। अब लगता है ऐसे ही है कि नैब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अब ट्रेन हो गया है और नैब जो गलतियाँ पहले की जाती थी वो लेटर ऑन नहीं की जा रही और अब तो काफ़ी हद तक उनको जो तमाम तजुर्बात हैं उनसे इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं। और ऊपर से जो डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी हैं इरफान नईम मंगी, वो खुद इस पूरी जो टीम्स हैं इनको मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी पूरी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद इनको प्रोसिक्यूशन भी उन्हीं के ज़िम्मे है। लिहाजा वो खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं बहुत हसास तरीके से और बहुत तेज़ी से। वो इससे क्योंकि इसमें डेडलाइन भी है, 2 माह का वक्त है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब को ये जो वक्त दिया गया है उसके अंदर अंदर तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करनी है। तो हमारी कुछ नैब के ऑफिसर से बात हुई, वो ये बताते हैं कि अभी क्योंकि रेफरेंस फाइल नहीं हुआ है, रेफरेंस फाइल होने से पहले तो गिरफ्तारियों को कोई रोक नहीं सकता नैब को, उसके लिए तो नैब पर कोई पाबंदी नहीं है। रेफरेंस फाइल हो जाएगा फिर गिरफ्तारियां नहीं हो सकती। जी कामरान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमने देखा था कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस थे, अल अजीज़िया, फ्लैगशिप, एवन फील्ड, उसमें भी जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो सिवाय क्वेश्चनर्स के या नोटिस जारी करने के उसके अलावा कोई लेकिन हमारे सामने है कि शहबाज शरीफ साहब को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की लेवल पे गिरफ्तार कर लिया गया, साद रफ़ीक को, सलमान रफ़ीक को कर लिया गया, तो इसके लिए कोई सेट रूल नहीं है।
बिल्कुल नहीं है कामरान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और ये इख्तियार है नैब के पास किसी भी स्टेज के ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर तो नैब के पास ये इख्तियार है कि वो बाकायदा तौर पर किसी भी मुलजिम को, वो मुलजिम जो कॉपरेट ना कर रहा हो और उस मुलजिम के पास ऐसे कुछ शवाहिद हों जो उससे हासिल करने के लिए उसकी गिरफ्तारी मकसूद हो, तो नैब ज़रूर गिरफ्तार करता है। बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे जनाब नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया है कि कई सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, कई आर्जे हैं जो उनको लाक हैं, बैरून मुल्क उनको जाना है और इलाज के लिए, और इसकी इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बहुत अहम दरख्वास्त जो है ये ज़मानत के अलावा आज पेश की गई है। ख़बरें भी ये हैं कि ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि जनाब नवाज शरीफ की ज़मानत भी हो जाए, उन्हें बाहर जाने की शायद इजाज़त भी मिल जाए, जैसे कि उनके भतीजे हमजा शहबाज शरीफ को मिली, उनके एक और भतीजे सुलेमान शहबाज शरीफ को मिल चुकी है। उनके भाई जनाब शहबाज शरीफ भी रिलेटिवली कंफर्टेबल सिचुएशन में है। हालात में कुछ तब्दीली है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ के पिछले कई रोज़ से लैब टेस्ट हो रहे हैं, स्कैन्स हो रहे हैं, डॉक्टर्स उनको एग्जामिन कर रहे हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि उनको कई आर्जे जो लाहक हैं उसमें कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि जनाब नवाज शरीफ को बीमारी की बुनियाद पर ज़मानत दी जाए और उन्हें बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त दी जाए। जनाब नवाज शरीफ की जानिब से ये दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि उन्हें बेहतर अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए तिब्बी बुनियाद पर सज़ा की मुअत्तली की जाए और इसके हवाले से उनको रिहा भी किया जाए। ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। आज ये इसकी समाअत हुई। अदालत ने अब मेडिकल बोर्ड से, जितने भी मेडिकल बोर्ड्स हैं, जनाब नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं और अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या व्यू लेती है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से हफ्ते को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत गैर तसल्ली बख्श है। शरीफ फैमिली को उनकी सेहत के बारे में सख्त तशवीश है। इससे पहले उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ उनके आर्ज़े क़ल्ब के हवाले से कई ट्वीट्स करती रही इख्तिताम हफ्ता, और ये भी आम मालूमात में बात है कि जनाब नवाज शरीफ को संगीन आर्ज़े क़ल्ब लाहक हुआ था और वो दौरान वज़ीर आज़म भी 2 बार इस सिलसिले में लंदन में उनका सीरियस प्रोसीजर्स भी हुए थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया कि क्या जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि हमें मेडिकल टेस्ट की मुकम्मल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पूछा कि क्या आप नया मेडिकल बोर्ड बनाना चाहते हैं, क्या रिपोर्ट्स में कोई इलाज भी तजवीज़ किया गया है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत मेडिकल बोर्ड के हालिया मायने की रिपोर्ट मंगवा ले। नवाज शरीफ के गुर्दे की बीमारी 3rd स्टेज पर है, उनके वो दिल की भी बीमारी है और इसके अलावा वो डायबिटिक भी हैं। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की भी तजवीज़ दी है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त पर जनाब नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दिया और नैब और सुप्रिटेंडेंट जेल को 6 फरवरी को तलब भी कर लिया है। ये मामला है जनाब नवाज शरीफ का और फ़िलहाल उनकी जानिब से हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त की गई है, ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त की गई है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि उनकी जिस नौइयत की बीमारी है उनकी ख्वाहिश ये होगी, उनकी फैमिली की ख्वाहिश ये होगी कि उनको वही डॉक्टर्स और वही प्रोसीजर्स उनके साथ हो, वही डॉक्टर्स वही हॉस्पिटल्स उनको देखें जो इससे पहले उनका इलाज करते रहे हैं लंदन में। ये तो नवाज शरीफ साहब का मामला है, लेकिन दूसरी जानिब उनके भाई जनाब शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के हवाले से हालात काफ़ी हद तक बेहतर है। जनाब शहबाज शरीफ के साहबजादे और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली जनाब हमजा शहबाज शरीफ का नाम अब अदालती हुक्म पर 2 हफ्ते कबल ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया था, लेकिन अब बाकायदा उसे ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया, अदालत का हुक्म आ गया था। इसका मतलब यह है कि जनाब हमजा शहबाज शरीफ जब चाहें बैरून मुल्क जा सकते हैं। इसके अलावा ये आपके इल्म में है कि उनके छोटे भाई सुलेमान शहबाज शरीफ जो कि बहुत अहम कारोबारी और माली मामलात के हवाले से उनकी बड़ी अहमियत है शहबाज शरीफ फैमिली में, वो 27 अक्टूबर से ही बैरून मुल्क मुकीम है और मुल्क के अंदर भी उनके हवाले से कोई सीरियस डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी जानिब उनके वालिद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ की बात की जाए तो वो नैब की हिरासत के बावजूद ज़्यादा अरसा राहदारी रिमांड और पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं और दौरान हसानासत भी उनका इलाज हो रहा है, मेडिकल टेस्ट उनके बैरून मुल्क भेजे जा रहे हैं। इस लिहाज से वो रिलेटिवली एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं जनाब शहबाज शरीफ, बल्कि उनकी पूरी फैमिली। अब जनाब शहबाज शरीफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो मुंतखब हो चुके हैं और इस हैसियत में
वो वफाकी वज़रा की तलबी के अहकाम जारी कर सकते हैं और अपनी तलबी तो वो कर ही सकते हैं। ये मजमूई सूरत हाल है। इस पस मंज़र में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि अब हालात शरीफ फैमिली मजमूई तौर पर उनके हालात में कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है और इसमें कुछ रिलैक्सेशन जो है हम आगे जाके देख सकते हैं। और ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि आइंदा चंद हफ्तों में या आइंदा के करीब मुस्तक़बिल करीब में जनाब नवाज़ शरीफ हस्पताल मुंतकिल कर दिए जाए, और ये बात भी बिल्कुल नामुमकिन नहीं है कि वो बैरून मुल्क जा सके। इन तमाम इम्कानात का जायज़ा लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, एडिटर और हमारे नामवर प्रोग्राम नुक्ता नज़र के होस्ट जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। आप फरमाइएगा, ओवरऑल सूरत हाल में बेहतरी नज़र आ रही है जनाब शहबाज शरीफ के हवाले से भी, उनकी फ़ैमिली के लिहाज से, और अब जनाब नवाज़ शरीफ के लिए भी ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी ख्वाहिश पे उनको कोट लखपत जेल में रखा गया था, उसके बाद से भी उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह हो रहे हैं और अब उनका मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच रहा है और ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए। कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, जो शरीफ मेडिकल सिटी जो है उसके चीफ़ एग्जेक्टिव भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है तफसील के साथ और उन्होंने बताया है कि जो 6 रुकनी एक लार्जर बोर्ड बनाया गया था 25 जनवरी को हुकूमत की तरफ से, और उसको कहा गया था कि जल्द अज जल्द वो रिपोर्ट पेश करे, लेकिन आज 28 तारीख़ है और नवाज़ शरीफ साहब के अजीज़ व अकारब को और डॉक्टर अदनान को जो कि उनके मुआलिज हैं, कोई ख़बर नहीं है कि उस बोर्ड की रिपोर्ट क्या है और उसमें पेशरफ्त क्या हुई है। और इस बोर्ड में भी 4 अफराद जो हैं वो लाहौर से बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसमें मौजूद हैं और 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो PIC में पहले उनका मुआयना कर चुके हैं। तो जो ये बोर्ड है ये ज़्यादा सीनियर लोगों पर मुश्तमिल हो सकता था और लाहौर में इतने हस्पताल मौजूद हैं और इतने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं और दूसरी अमराज के माहिर भी मौजूद हैं, उनको इस बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। हमारी मालूमात क्या है शामी साहब, शिकायत तिब्बी शिकायत क्या है जनाब नवाज शरीफ की और जिसमें के पेचीदगियां की बात हो रही है, वो क्या मामला हैं? देखिए, एक तो वो दिल के मरीज़ हैं, उनके आपने ख़ुद बताया कि उनके प्रोसीजर्स हो चुके हैं, बाईपास हो चुका है और एक दफ़ा तो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल से वो दो चार हो गए थे। उनकी एक आर्टरी थी दौरान ऑपरेशन यानी वो मजरू हो गई थी। तो उनको एक जब दिल का एक मरीज़ जो है, फिर उसके साथ जब प्रेशर होता है और टेंशन होती है तो उसके साथ दूसरे अवारस भी पैदा होते हैं, उसमें किडनी भी मुतासर होती है और दूसरे अज़ा भी मुतासर होते हैं। और दिल का मर्ज़ ऐसा है कि जैसे आपने देखा कि अभी SM ज़फ़र साहब के साहबजादे जो तारिक ज़फ़र थे जी। वो उनके साथ क्या गुजरी और कराची के हवाई अड्डे पर आनन फानन वो रुखसत हो गए दुनिया से और कराची के हवाई अड्डे पर कोई इंतज़ाम नहीं था किसी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने का और मेडिकल कोई किसी को फैसिलिटी फराहम करने का। और इसी या हुकूमत को चाहिए था कि या तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए हस्पताल में एक खसूसी सेंटर कायम किया जाता जहाँ के एमरजेंसी सूरत में सूरत हाल से निपटने के लिए सारे इंतज़ाम किए जाते। इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया और जेल का जो आम डॉक्टर होता है उस बेचारे को कोई ख़बर नहीं होती कि दिल का मर्ज़ क्या है और किडनी के मामलात क्या हैं। वो तो एक अमूमी डॉक्टर होता है, जनरल फिजिशियन, और वो उसमें कोई यानी स्पेशलिस्ट नहीं होता, ना उनका इलाज कर सकता है। दूसरी सूरत ये थी कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता या फिर घर में नज़रबंद किया जाता, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत नहीं हुई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मामला है और जब तफसील वहाँ आएगी तो पता चलेगा और तो उनको जमानत शामी साहब अभी फ़िलहाल तो या कोई और जनाब नवाज़ शरीफ के अजीज़ व अकारिब की जानिब से कोई इस किस्म की दरख्वास्त नहीं आई कि उनकी तरजीह ये है कि उनको वही डॉक्टर्स ट्रीट करें जो लंदन में उनको ट्रीट करते रहे, यानी कि उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। फ़िलहाल तो ये ऐसी तो कोई तजवीज़ या कोई ऐसी दरख्वास्त फ़िलहाल ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका कहना यह है कि मैं किसी तरह की कोई दरख्वास्त जो है हुकूमत से नहीं करूँगा, ना तो ये कहूँगा कि मुझे अस्पताल मुंतकिल किया जाए और ना कहूँगा कि मेरा इलाज जो है वो किसी ऐसी जगह कराया जाए जहाँ के आप कह रहे हैं कि बैरून मुल्क कराया जाए। तो वो कोई दरख्वास्त करने पर मगर अदालत से तो करेंगे, अदालत से तो करेंगे।
अदालत से तो की है, अदालत से वो दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के आगे वो हाथ नहीं फैलाएंगे, ये उनका इरादा मुसम्मम है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ओवरऑल उनकी और उनकी फैमिली के लिहाज से सुलेमान अक्टूबर से बाहर हैं, हमजा शहबाज जब चाहें जा सकते हैं, हुकूमत ने उनकी जो उनको ब्लैक लिस्ट से निकाला गया उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं किए। ओवरऑल शहबाज शरीफ साहब भी निस्बतन जाहिर है कि हम ये तो आइडियल सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल हैं, उस तरफ तो सूरत हाल काफ़ी अंडर कंट्रोल लगती है। शहबाज साहब देखिए, असल बात यह है कि देखिए उनकी जो सियासी ताकत है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में पंजाब की, वो इतनी है कि हुकूमत उनसे बात करने पर मजबूर हो। और वहाँ भी अपोजिशन ने उनको बहुत ज़िद करके पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनवाया है, और यहाँ भी पंजाब में भी जो रूल्स हैं उनमें तरमीम करनी पड़ी है, और स्पीकर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो प्रोडक्शन आर्डर जारी कर सकता है किसी कैदी का, और उसके नतीजे में ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं। और इसी तरीके से क्योंकि हमजा शहबाज यहाँ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, तो उनकी एक ख़ास हैसियत और सियासी भी है, और इन दोनों के यानी मुस्लिम लीग नून अगर चाहे तो ना पंजाब असम्बली की कोई कार्रवाई चल सकती है और ना कौमी असम्बली की कार्रवाई चल सकती है, ना वहाँ कोई कानून साजी हो सकती है और ना यहाँ कोई कानून साजी हो सकती है। तो गोया शामी साहब जो सियासी क़ुव्वत है PMLN की और हर लिहाज से वो इतनी है कि कोई ऑब्वियसली कोई NRO टाइप की चीज़ ना हो, लेकिन अकोमोडेशन जो है वो तो हो सकती है जिससे कि इनकी ज़िंदगियाँ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, और हुकूमत की भी और PTI की भी ये ज़रूरत है कि बहरहाल एक बड़ी सियासी जमात के साथ हर वक्त पंजा आजमाई की कैफियत में वो रह नहीं सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हालात में ओवरऑल बेहतरी की गुंजाइश है PMLN के जो मजमूई सूरत हाल है। देखिए, अगर PTI संजीदगी से मामलात पे गौर करे तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें तरह तरह के लोग मौजूद हैं, तरह तरह की बोलियाँ बोलते हैं, और उनको अपने नफ़े नुकसान पे ज़्यादा कोई गौर करने की फुर्सत नहीं मिलती। बाद औक़ात अपना ही नुकसान वो कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत से कतई नज़र जो हमारी दूसरी ताकतें हैं, अब वो मेरा ख्याल है कि जो तब्दीली एक हो गई है और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन बेंचों पे बैठा दी गई है, उसके बाद उनको ये ज़िद नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को मज़ीद दीवार की तरफ लगाया जाए या धकेला जाए। और जो बड़े ज़िम्मेदार ज़राए हैं यानी अस्करी ज़राए, वो भी हमें उनका कहना भी ये है कि उन्हें कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो नवाज़ शरीफ साहब को कोई बददियानत समझते हों या नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कोई उनकी हुब्बुल वतनी के बारे में कोई शकूक में मुब्तला हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के जो ज़ाती मामलात हैं, माली मामलात हैं, वो उनके वालिद साहब से जुड़े हुए थे, और उसी के नतीजे में वो नवाज़ शरीफ साहब इस सूरत हाल से दो चार हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब हुकूमत एक कायम कर दी गई है और हुकूमत और अपोजिशन बेंचों पे मुस्लिम लीग नून आ गई है, तो अब उसको वहाँ किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए। इस बात का इदराक हो रहा है और किया जा रहा है, यानी वो उससे अपोजिशन जो है अगर वो किरदार भी वो अदा नहीं कर पाएगी तो फिर सूरत हाल ख़राब होगी, और असम्बली से बाहर भी और असम्बली के अंदर भी। तो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ुद ये मौजूदा हुकूमत जो है उसको कुछ काम करने का मौका देने के लिए भी ये हमारे जो ज़राए हैं, बड़े दूसरे हल्के हमारे जो हैं, वो बताते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को मौका देना चाहते हैं कि वो अपना किरदार सिस्टम के अंदर अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं हमारे खित्ते में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब बात ये सामने आ गई है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजें अब वो निकल जाएंगी, और इसके लिए तालिबान से कोई माहिदा भी हो गया है। तारीख़ें वगैरह बाद में आती रहेंगी, लेकिन अमरीका अब अफ़गानिस्तान से बोरिया बिस्तर लपेट रहा है। अमरीका के मज़ामीन भी छप रहे हैं, अमरीकी मज़ामीन अखबारात में, और अमरीकी दानश्वर कह रहे हैं कि आप कुछ भी इस पर लिपस्टिक लगा लें, मगर दरअसल ये है कि अमेरिका जंग हार चुका है, और ये वियतनाम जैसी सूरत हाल है जिसका अमेरिका का सामना है। अब वो निकलने की तैयारी कर रहा है, कुछ उसी अंदाज में या कुछ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि अमेरिका वियतनाम से निकला था। इसकी बात करते हैं, इस 30 साल के अंदर दूसरी आलमी क़ुव्वत है जिसको शिकस्त दी है तालिबान ने और अफ़गानों ने। छोटे से वक्फे के बाद बात करेंगे।
अब ये बात तय है कि अमेरिका का फैसला मुसम्मम है कि वह अफ़गानिस्तान से निकलेगा और इसके लिए मुख्तलिफ दौर मुख्तलिफ टाइम लिमिट सामने आ रही हैं और ये नतीजा है उन 6 रोज़ के बिला रुके मुज़ाकरात जो कि दोहा में पिछले हफ्ते हुए अफ़गान तालिबान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान, जिसके नतीजे में ये बात अब तय हो गई है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजें निकलेंगी। और उसके साथ ही ये बात गो कि आम तौर पे नहीं कही जा रही, मगर ये बात सामने है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हो गई है। 30 साल में रूस के बाद दूसरी आलमी क़ुव्वत जिसे अफ़गानों ने शिकस्त दी है, ये तारीख़ की एक बहुत इंपॉर्टेंट हकीकत है जो सामने आई है। अमेरिका में इस हवाले से अब गुफ्तगू भी होनी शुरू हो गई है और इसका पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है वियतनाम की सूरत हाल से। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक़ सफ़ीर रॉयन क्रॉकर ने अपना एक मजमून लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान के साथ हालिया मुज़ाकरात उन्हें वियतनाम में अमरीकी शिकस्त से पहले होने वाले मुज़ाकरात की याद दिलाते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में उनको कोट किया गया है, कहा है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर जाकर हम अपने हरीफ को बुनियादी तौर पर यह पैगाम दे रहे थे कि हमने हथियार डालने का फ़ैसला कर लिया है, अब सिर्फ इसकी तफसीलात तय होना बाकी है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेहतरी आएगी क्योंकि हमारे पास अपनी बात मनवाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसका फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो अमेरिका की जो वियतनाम में सूरत हाल थी आखिरी दिनों में उसका पैरेलल भी ड्रॉ किया है। इस पूरे माहौल पे और तारीख़ की इस इंतहाई अहम करवट पे जो हमारे ख़ित्ते में हो रही है, निगाह डाली है हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी शाहज़ेब जिलानी ने अपनी इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। अफगानिस्तान जहां जंगो जदल ने नस्लें तबाह की, सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन ने यहां बर्बादी का खेल खेला। सोवियत कब्जे के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का साथ दिया। अफगानिस्तान की लड़ाई सोवियत रेड आर्मी का कब्रिस्तान साबित हुई और बिलाखिर 1989 में सोवियत यूनियन को यहां से निकलना पड़ा। न्यूयॉर्क में 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमले किए। तालिबान का तख्ता उलट गया और अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई में घुसता चला गया। खित्ते के दीगर मुल्क खबरदार करते रहे कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के लिए अफगानिस्तान से जीत कर निकलना मुश्किल होगा और कहीं अफगानिस्तान अमेरिका के लिए एक और वियतनाम साबित न हो। बज़ाराई शिमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम के दरमियान थी। वियतनाम को कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन और चीन की हिमायत हासिल थी, जबकि जनूबी वियतनाम को अमरीकी पुष्पनाही हासिल रही। ये तनाज़ा 17 बरस तक चलता रहा। अमरीकी फौजी मरते रहे लेकिन जीत हाथ न आई। अमरीका के अंदर जंग की मुखालफत बढ़ती चली गई। 1968 में पेरिस फ्रांस में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए। ये बातचीत 5 साल तक चलती रही। बिलाखिर 27 जनवरी 1973 को अमेरिका ने वियतनाम की जंग से निकलने के लिए पेरिस पीस अकॉर्ड पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के बाद अमेरिका एक तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए वियतनाम से निकल गया। कोई 45 बरस बाद अफगानिस्तान में तारीख शायद एक बार फिर खुद को दोहराने जा रही है। अमेरिका खित्ते से फौजें निकालने के लिए बेचैन है और तालिबान बज़ाहिर अपनी शराइत पर क़याम अमन की कोशिशों पर हावी नजर आते हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट है, तारीखी डेवलपमेंट, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ शाहज़ेब जिलानी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। गोया के दोहा जो मुज़ाकरात हैं, अगर इनका कोई हम पैरेलल ढूंढें तो ये पेरिस पीस डायलॉग जो कि वियतनाम के हवाले से हुए थे, पेरिस में अमेरिका जिसके बाद वियतनाम से निकला था, कुछ उसी किस्म की चीज़ हो रही है और अमेरिका में इसकी बातचीत भी हो रही है। जी, और जो साबिक एम्बेसडर हैं अमेरिका के पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में रहे, रायन क्रॉकर, जिनको न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल एक इसमें सिमिलैरिटी है कि अमेरिका डेस्परेट है और निकलने के लिए रास्ते तलाश कर रहा है और इसीलिए अमेरिका के पास अब मनूवर करने का स्पेस बहुत कम हो गया है और उसे अब अपने हरीफ यानी कि तालिबान की टर्म्स एंड कंडीशंस पे निकलने का रास्ता वो ढूंढ रहा है, जो कि ज़ाहिर है कि किसी शिकस्त से कम नहीं। और अब दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि इस तारीख के अहम मोड़ पे सबसे ज़्यादा डेस्परेशन जो है वो मौजूदा अफ़गान हुकूमत में है और अफ़गानिस्तान के सदर
अशरफ गनी में है, जहाँ पर उनके सबसे बड़े सपोर्टर, हमदर्द, फाइनेंसर्स और सब कुछ जो है वो अमेरिका अब वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है। तो अब अफगान हुकूमत में एक डेस्परेशन है जी, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हुई है वो अमेरिका और तालिबान के बीच में है। तो अफ़गान हुकूमत अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रही है, उन्हें अपने मुस्तकबिल की भी फ़िक्र है, उन्हें इस बात की फ़िक्र है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अफ़गानिस्तान का जो आइन है जिसमें सिविल लिबर्टीज़ हैं, ख़वातीन के हुकूक हैं, उसका क्या होगा। क्योंकि पहले ये शर्त थी कि तालिबान हथियार डालें और आइन को तस्लीम करें, लेकिन अब डेस्परेशन इतनी बढ़ गई है अमेरिका की कि वो लड़ाई भी चल रही है, खूनरेज़ी भी चल रही है और बातचीत भी चल रही है। तो अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान अभी तक उठाया है वो वहाँ के लोगों ने उठाया है। दसियों हज़ार लोग इस जंग में हलाक हो चुके हैं। लेकिन इन 30 साल में तारीख़ ने एक बहुत ही नायाब अबवाब भी रकम किए हैं। एक जानिब 30 साल पहले इन्हीं अफ़गानों ने रूस को शिकस्त दी और रूस की फ़ौजी सोवियत यूनियन की जो मिलिट्री माइट थी उसको तितर बितर कर दिया, सोवियत यूनियन टूट गया। और फिर अब ये नेटो और अमेरिका और पूरा मगरिब, पूरी उसकी फ़ौजी क़ुव्वत थी, इसको भी हरा दिया। ये भी एक तारीख़ इंसानी जो है दुनिया की तारीख़ में ये बातें ये ना भूलने वाले अबाब है कामरान साहब। लेकिन इसमें सेलिब्रेशन का उतना एलिमेंट नहीं होगा जितना तशवीश का होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब सोवियत यूनियन निकला है अफ़गानिस्तान से तो उसके बाद इस खित्ते का क्या हशर हुआ, वहाँ पे कैसा जंगो जदल था, पाकिस्तान कैसे उससे मुतासर हुआ। अब अगर जब अमेरिका जाएगा तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वहाँ पे कोई सुकून आ जाएगा या अमन आ जाएगा। एक लंबा पीरियड हो सकता है इंस्टेबिलिटी का। जब सोवियत यूनियन यहाँ से निकला था आपको याद होगा पाकिस्तान की हिमायत थी, बड़ा रोल था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर फिर सैंक्शंस लगाई थी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो टारगेट बन गया था। तो हम मेरे ख्याल से तो हम ये देख रहे हैं कि ये आने वाले दिन जो हैं ये और हमारे लिए और मुश्किलात हो सकती हैं, बजाय इसके कि कोई सेलिब्रेशन हो कि तालिबान जीत गए और अमेरिका हार गया। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहज़ेब जिलानी हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान को हर हालत में जान छुड़ानी है FATF से। उसकी शराइत बहुत सख्त है, बहुत ही सरतोड़ कोशिश इस वक्त पाकिस्तान में कर रहा है। आइंदा चंद महीने इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुकिंग ऑयल चल ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा। आम बैटरी से धोखा ना खाओ, समझदार हो जाओ, एक्साइड लगवाओ। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 1 चॉइस, सिर्फ एक्साइड। सीख कबाब, चपली कबाब और शामी कबाब के साथ काफ्ता कबाब का अनोखा जायका। KNN's कबाब टेम्पटेशंस। Safe and healthy chicken. KNN's. Huawei Y7 Prime 2019 available now. सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली और कलदम तंजीमों की माली मदद पर रखने वाला आलमी इदारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, इसकी अल्टीमेटम की तलवार अभी तक पाकिस्तान के सर पर लटक रही है। पाकिस्तान को हर सूरत FATF से जान छुड़ानी है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग की बेकनी करनी है और मई 2019 तक यानी कि आइंदा 3 से 4 महीनों में कलदम तंजीमों दाइश, अलकायदा, जैश मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान समेत जमात उद दावा और फलाह इंसानियत से वाबस्ता पाकिस्तान में मौजूद तमाम अफराद का सुराग लगाकर उनके तमाम मसाब से मुंजमद करने के सबूत देने होंगे। ये बहुत अहम बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वफाकी काबीना नई कानून साजी की तजवीज़ दे चुकी है, जिसके तहत हवाला, हुंडी और सरमाए की गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देने की सिफारिश के साथ 10 साल तक कैद की सज़ा और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए 5 करोड़ रुपये जुर्माने की तजवीज़ भी हुई है। ये भी खबरें आई हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स और करेंसी डीलर्स के लिए एक नया कानून बनाया है, एक नया फ्रेमवर्क बनाया है
जिसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग और सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली का सुराग लगाया जा सकेगा। इस फ्रेमवर्क के ज़रिए रकम की ट्रांजैक्शंस के मकासद का तयन करना होगा। ये रकम आया सामान और खिदमत के लिए मुंतकिल हो रही है, ये भी बताना होगा, या फिर ये भी पता करना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग या दहशतगर्दी की माली मदद के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रही और बैंकों को इसको यकीनी बनाना होगा। इनकरेजिंग बात यह है कि FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने 2 हफ्ते पहले सिडनी में होने वाली अपनी एक मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट पर कदर इत्मीनान का इजहार किया था, लेकिन साथ ही वार्न किया था कि अगर पाकिस्तान मई 2019 तक जो रिक्वायर्ड तमाम मेजर्स हैं वो नहीं लेता या काबिल भरोसा कारकर्दगी नहीं दिखाता तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जो पाकिस्तान किसी सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान से पूछा गया था कि पाकिस्तान में जमात-उद-दावा फलाह इंसानियत की कानूनी हैसियत क्या है, मशकूक तंजीमों की फंडिंग रोकने के लिए मुस्तकबिल की क्या हिकमत अमली बनी है, मुश्तबा असासों के सुराग लगाने और इन्हें मुंजमद करने की तफसीलात क्या हैं, असासे मुंजमद करने का तरीक़ाकार, असासों की मुस्तकिल नौइयत और उनका मेयार क्या है, फ़ंड्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली की रोकथाम का तरीक़ाकार क्या है, और क्या मुंजमद असासों से जुड़ा अमला और इंतज़ामिया पुराने लोगों पर ही मुश्तमिल है। ये भी बताना होगा कि फलाही सरगर्मियाँ हुकूमत के कंट्रोल में हैं या दरअसल हिलाल अहमर के पास हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी में शवाहिद का मेयार क्या है। ये तमाम सवालात हैं जिसके जवाब FATF को पाकिस्तान ने देने हैं अगले 4 से 5 महीने पे। इसकी बात करते हैं और टेररिज्म इशूज़ और सिक्योरिटी इशूज़ के एक्सपर्ट हैं और एक बहुत ही मुमताज़ NGO चलाते हैं, जनाब आमिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर राना साहब, बताइएगा कि जब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, मुसलसल पाकिस्तान अपनी एफर्ट कर रहा है हालात में बेहतरी की और नए मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या कुछ आसार हैं कि FATF की तसल्ली हो रही है और हालिया दिनों में जो पाकिस्तान का रिव्यू हुआ उससे कोई सेटिस्फैक्ट्री हमें इत्मीनान बख्श कोई खबरें आई हैं? जी देखिए, अभी जो फौरी तौर पे तेज़ी आई है, आपने जिन इक़दाम का जिक्र किया कि हुकूमत कानून साजी के बारे में सोच रही है, ये वो तमाम इक़दाम हैं जो सिडनी में पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी है कि वो फरवरी में जो रिपोर्ट ड्यू है उससे पहले उसका एक लीगल फ्रेमवर्क उसको बनाएंगे। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कानून साजी की सतह के ऊपर ख़ासी पेशरफ्त हो रही है। जो सिडनी में मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई थी, उसमें 2 हवालों से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई और बड़े अहम अदाद-ओ-शुमार भी पाकिस्तान की तरफ से पेश किए गए। एक तो था कि FIA ने और स्टेट बैंक ने जो ग्रे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सॉर्ट आउट किया है, उनको पकड़ा है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किया, तो बड़ा अच्छा उससे एक इम्प्रेशन बना। लेकिन 2 एरियाज़ ऐसे थे जिनके ऊपर पाकिस्तान से कहा गया कि आप फरवरी में रिपोर्ट आप मज़ीद जमा करवाएं, जिसके ऊपर मई के अंदर जाके गौर होगा। वो था कि आपका अब इनको जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, गिरोह हैं या उसकी ट्रांजैक्शन, उनका लीगल फ्रेमवर्क कैसे होगा, और उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल था कि उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होगी और कौन इसको ये करेगा। और उसके साथ साथ था कि ये जो तंजीमों के मुतालिक जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के अंदर हैं, उनके लिए आपके पास क्या लाए अमल है। तो अभी पाकिस्तान के पास आप समझिए कि तकरीबन 40 से 50% जो उनके मार्क्स थे, जो 26 पॉइंट्स में से, वो तो उसने गेन किए हैं और उससे अच्छा इंप्रेशन पाकिस्तान का गया है। और यही एतमाद था कि शायद उन्होंने कहा कि इसको मज़ीद प्रोसेस को, मोहलत को आगे बढ़ाया जाए। सितंबर तक की ओवरऑल पाकिस्तान के पास टाइम है इसके ऊपर। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल मरहला होगा शायद अगले वो होगा कालेदम तंजीमों के हवाले से, जिसका हम बार बार जिक्र करते रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर पहले भी बात ये बात तो अब आमिर राना साहब ये श्योर है कि इस वक्त FATF का फोकस जो है वो कालेदम तंजीमें हैं, इंतहा पसंद तंजीमें हैं। वो चाहती हैं कि इनकी किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल लाइफ लाइन ना बचे, इनकी किसी किस्म की कहीं से कोई माली सपोर्ट इनको ना मिल सके और हर लिहाज से इनकी फाइनेंशियल लाइफ लाइन को जो है वो ख़त्म किया जाए। ये है बेसिक फोकस जो है FATF का। जी बिल्कुल एक ऐसा ही है, लेकिन इसमें अब देखिए बड़ा दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि इसमें कुछ मेंबरान का तो पूरा फोकस ये है कि पाकिस्तान कालेदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन कुछ मेंबरान का है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो पूरी एक ग्लोबल रजीम डेवलप हो रही है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर है। तो अभी ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। और AP जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, जिसके अंदर
एशिया के ममालिक जिसमें इंडिया भी है, साउथ एशिया के बाकी ममालिक भी, वो जब उसकी मीटिंग होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा मामला जो है कालादम तंजीमों का, तालिबान का, हक्कानी नेटवर्क का उसके अंदर शामिल आता है। और जाहिर है कि ये ज़ैली इदारा है FATF का, तो इसकी रिपोर्ट और इसकी वैल्यूएशन बड़ा मैटर करती है। लेकिन अभी जो सिडनी के अंदर मुलाकात हुई है, जो APG के अलावा जो मेंबर मुल्क हैं उनकी तरफ से तो ज़्यादा इत्मीनान का इजहार किया गया और उनको लगता है कि इस वक्त दुनिया को एक बड़ा फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है ट्रांजैक्शन सिस्टम की ज़रूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ बहरहाल कंट्रीब्यूट किया। लेकिन पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल है जो काम पाकिस्तान FATF को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। हमारे बैंकारी निज़ाम को खंगाला गया है पिछले चंद महीनों में। अब हर अकाउंट होल्डर का बायोमेट्रिक्स कराया जा रहा है, हर अकाउंट होल्डर की पूरी मालूमात ली जा रही है। ये वो मुल्क है जहाँ पे 60-65% जो हमारी मईशत है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। हमारे अकाउंट्स जो हैं वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि हम समझते हैं वो बैंकारी वो बेनामी अकाउंट्स हैं या वो फेक अकाउंट्स हैं, और ये हमारे निज़ाम का एक हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस सिस्टम को बेहतर बनाने का बहुत कुछ किया है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। इसकी रियलाइजेशन है FATF में? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है उसके मुताबिक तो बहुत कम किया है, लेकिन इसमें जो एक पॉलिटिकल पहलू है जिसकी तरफ बारहा इशारा किया जाता रहा है वो कालादम तंजीमों के हवाले से, और दूसरा कि बेशक अब हमारे मालियाती इदारों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ने बहुत अच्छी, लेकिन अभी तक नेक्टा ने जो सबसे अहम काम करना था कि कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनानी थी, वो इनफॉर्मल जो चैनल्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और टेरर फाइनेंसिंग के, उनको रोकने के लिए उसके ऊपर कोई ऐसी पेशरफ नहीं हुई, सिवाय इसके कि उन्होंने CTDs के कुछ अफसरान के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी, उससे आगे काम नहीं बढ़ सका। फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री का बड़ा अहम काम था कि उन्होंने पूरा एक मैकेनिज़्म उनको FATF को देना था कि किस तरीके से कालादम तंजीमों की निगरानी होगी, सर्वेलेंस होगी और किस तरीके से उनको रोका जाएगा कि पाकिस्तान के जो मालियाती या आलमी मालियाती निज़ाम है उसको वो एक्सप्लॉइट ना कर सके। अभी 2 चैलेंजेस हैं, अब एक बॉल जो है नेक्टा के कोर्ट में है, दूसरे इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है कि वो इन दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। गोया फोकस एक ही चीज़ चाहते हैं कि कालादम तंजीमों को निचोड़ दिया जाए, वो फाइनेंशियली खड़ी ना रह सकें, उनके एग्जिस्टेंस को जो है वो बिल्कुल किसी सूरत से ख़त्म कर दिया जाए। ये FATF भी चाहती है, दुनिया भी पाकिस्तान से यही चाहती है, निचोड़ यही है इसका। जी, जो ऑब्जर्वेशन आई हैं उसमें लगता ये है कि कालादम तंजीमों के ऊपर अगर कुछ पेशरफ्त कर ली जाए तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से बच जाएगा, और अगर ग्रे में भी रहता है बल्कि इसके बारे में ये भी राय है कि इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसमें से निकल आए। एक बात जिसको पाकिस्तान को हाईलाइट करने की ज़रूरत है ख़ास तौर के ऊपर वो ममालिक जो FATF को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि कालादम तंजीमों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है, और पाकिस्तान उसकी तरफ पेशकदमी चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी उन ममालिक के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है जो इस फोरम के ऊपर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना हमारे साथ। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।